छात्रों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण अर्थात अक्षर अर्थात ध्वनि। नीचे दिए गए चित्रों द्वारा देखिए। पहला चित्र मोर, अध्यापिका व विद्यालय। ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। अध्यापक, अ जमा ध जमा य जमा आ जमा य जमा अ जमा क जमा अ। विद्यालय, व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। अब आप सोचेंगे ये क्या है? क्या जमा, क्या अ, क्या ध्वनि? उपयुक्त शब्द ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर कहते हैं। अर्थात जब हम कोई वर्ण लिखते हैं या अक्षर लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ध्वनि छिपी हुई होती है। या हम जब आमतौर पर कोई भाषा बोलते हैं तो उस भाषा में साथ ही साथ ध्वनि होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात व्याकरण में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वर्णों के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि हमने भाषा, बोली और लिपि में पढ़ा था कि व्याकरण क्या है, जिसके हमने 3 खंडों में विभाजित किया था, जिसमें से एक है वर्ण विचार। अर्थात वो वर्ण जिसके जो सबसे छोटा होता है उससे और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। समस्त वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जो ये वर्ण है, इन सबको जब इकट्ठा किया जाता है तो एक वर्णमाला बनती है। हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जो इस प्रकार विभाजित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जिन्हें हम 11 स्वर का नाम देते हैं। अंग, अंगाखाली, जो 2 अयोगवाह कहलाए जाते हैं। क वर्ग, क ख ग घ ण। च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। अंतस्थ, य र ल व, ऊष्म, श श स ह। अर्थात ये सभी मिलकर व्यंजन कहलाए जाते हैं और ये 33 होते हैं। ड और ढ, जैसा कि आपने ऊपर भी ट वर्ग में इन्हें पढ़ा, मगर इनके नीचे अंकित बिंदु से ये उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। क्षत्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम विस्तार से जानें। वर्ण, वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट व मुख के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इन्हें ध्वनियां भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं बिना स्वरों के हम कोई भी अक्षर पूरा नहीं कर सकते। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जैसा कि आप एक प्रवाह चित्र देख रहे हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन, अर्थात वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। विशेष, इसमें 4 मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री। शेष अन्य स्वर इन 4 मूल स्वरों के गुणों से बने हैं। इन्हें
यौगिक स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, अर्थात जैसा कि आपने जाना 4 मूल स्वर अ, ई, उ, री। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इनमें बढ़ोतरी करेंगे तो अ से आ बन जाएगा, ई से ई बन जाएगा, उ से उ बन जाएगा। आगे भी इन्हीं के मेल से ही हम और स्वरों का विस्तार जानते हैं। हस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, री। आप सब भी उच्चारण करके देखिए, इसमें आपका ना ही स्वर ऊंचा जाएगा, बिल्कुल आराम से एक नॉर्मल आपका स्वर जाएगा। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, उ। इनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है और दुगना समय भी लगता है। प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसा कि ओम। अगर आप ध्यान से देखें तो ओम में लिखा गया 3 भी यही संकेत देता है कि ये तिगुना समय लेते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इन तीनों के मिलने से ही स्वर बनते हैं। स्वर अर्थात ध्वनियां अर्थात मात्राएं। देखिए स्वर और उनकी मात्राओं के उदाहरण। अ, जो कोई मात्रा नहीं कहलाई जाती मगर जिसके बिना अक्षर अधूरा रह जाता है, जैसा कि अब। आ, जिसमें एक मात्रा लगती है काम। ई, किताब। ई, पीपल। उ, सुख। ऊ, फूल। री, नृत्य। ए, भेड़। ए, मेला। ओ, भोर। औ, नौका। अनुस्वार। अंग, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, अर्थात अंग का चिन्ह है। अनुस्वार एक ऐसा नासिकीय व्यंजन है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकता। इसके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, अर्थात जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बोलते समय ऐसा लगता है कि हम नाक से बोल रहे हैं। मानक वर्तनी नियमों के अनुसार अनुस्वार का लेखन सभी जगह बिंदु से ही होना चाहिए, अर्थात मानक वर्तनी नियम यानी कि हिंदी भाषा कैसे लिखी जाती है वो मानक वर्तनी में आती है। उसके अनुसार जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं या अनुस्वार से बना कोई भी अक्षर या वर्ण लिखते हैं तो उसमें अंग की बिंदी हमेशा ऊपर आती है, जैसे गंध, गंगा, पंथ आदि। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, अर्थात जब हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु से बने किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि हम नाक व मुंह दोनों से बोल रहे हैं, जैसे चांद, आंख, ऊं आदि। आप अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही शब्दों को एक बार उच्चारित करके जरूर देखें, आपको वही उनके अंदर अंतर समझ में आएगा। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की भांति होता है। लेखन में इसे 2 बिंदु लगाकर दर्शाते हैं। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों पर होता है, अर्थात जब हम विसर्ग से बने कोई भी शब्द या अक्षर बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे अंत में ह आ रहा है, अतः, प्रातः आदि। ये शब्द ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग
हिंदी भाषा में भी होता है, मगर ज्यादा से ज्यादा प्रयुक्त होने वाले ये शब्द संस्कृत भाषा में ही होते हैं। अभी आपने स्वरों के बारे में जाना, जहां हमें ये पता चला कि स्वर मात्राएं और ध्वनियों का रूप लेते हैं, जिनके बिना हम कुछ अगर बोले तो कुछ भी बोलने पर वो अधूरा ही लगता है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु कंठ से निकलकर मुख से कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम इनको बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि जो वर्ण हम बोल रहे हैं उसमें हमारी जीवा स्पर्श हो रही है, हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है या हमारे ओष्ठों से ध्वनि निकल रही है। आइए व्यंजनों के बारे में जानते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है और इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से म तक, अर्थात जब हम क से म तक सभी व्यंजन बोलते हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जीवा अर्थात जीभ, कंठ यानी कि गला, तालु, मूर्धा और दांत आदि इन सबको स्पर्श करते हुए जब जीवा से हमारे मुख से वो अक्षर निकलता है तो हमें पता चलता है ये स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। उदाहरण के द्वारा स्पर्श व्यंजनों के वर्गों व उच्चारण स्थान को व्यक्त किया गया है। देखिए, जैसा कि आप एक तालिका में देख रहे हैं, व्यंजन वर्ग क, च, ट, प और इनके उदाहरण भी आप देख रहे हैं और इनसे बने हुए व्यंजन भी देख रहे हैं और इनका उच्चारण स्थान, जैसा कि क वर्ग यानी कि कंठ, आपके गले से जो आवाज निकलती है, क, ख, ग, घ, अणा। आप भी जरूर इसका प्रयास करें, आपको पता चलेगा कि कैसे इनका उच्चारण करने पर गले से ही आवाज निकलती है। च वर्ग, तालु, तालवे, च, छ, ज, झ, ञ। आप देखेंगे स्वतः ही यानी कि अपने आप ही आपकी जीवा अर्थात आपकी जीभ अपने आप ऊपर तालु पर लगती है और इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। ट वर्ग, मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अण। जहां आपको ये लगता है कि जीभ जब आगे जब भी आपकी जीवा से ध्वनि निकल रही है तो उस पे थोड़ा जोर लग रहा है, तब ये व्यंजन इनका उच्चारण स्थान यही है। ट वर्ग, दंत यानी कि आपके दांतों पे जब जीवा का स्पर्श होता है। त, थ, द, ध, न। जिन व्यंजनों का उच्चारण हुआ है ये सब आपकी जीवा और दांत से स्पर्श होकर ही निकलते हैं। पावर, आप इनका उच्चारण करने का प्रयास करें तो देखेंगे प, फ, ब, भ, म। ये सारे व्यंजन जब आपने उच्चारित किए तो इनमें सिर्फ आपके 2 ओष्ठ अर्थात आपके 2 होठों का ही प्रयोग हुआ है, जहां न जीवा का कोई स्पर्श है न ही आपके दांतों का स्पर्श है, केवल आपके 2 होठों का स्पर्श है। विशेष, उच्चारण के समय जीवा अर्थात जीभ मुख के जिन जिन अंगों का स्पर्श करती है उन्हें व्यंजन का उच्चारण स्थान कहते हैं। अंतस्थ, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, जैसे कि य, र, ल, व। आपने देखा कि जीभ सिर्फ अंदर ही रहती है और इनका उच्चारण अर्थात इनकी ध्वनि किस प्रकार आती है। उष, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय
वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है। अर्थात जब इनका उच्चारण होता है तब पूरे जोश के साथ, पूरी गर्मी के साथ इनका उच्चारण होता है। इनको उच्चारण करते समय जैसे श, श, स, ह, इनको बोलते ही अंदर एक ऊर्जा का, ऊष्मा का उत्पादन होता है। संयुक्त व्यंजन अर्थात दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही देखा जो ये व्यंजन है। आपने एक चीज जरूर ध्यान अगर दी हो तो हर व्यंजन के नीचे एक हलंत लगा है, अर्थात एक टेढ़ी रेखा लगी है। क्या आपको लगा नहीं ये टेढ़ी रेखा क्यों है? इसका अर्थ ये है, कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जब तक उस व्यंजन के साथ कोई स्वर न जुड़े वो व्यंजन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। मगर उ, उ, दूसरे रूप में ही स्वर अपने आप में ही परिपूर्ण होते हैं, उनको किसी का सहारा नहीं लिया जाता। लेकिन व्यंजन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब उनके साथ स्वरों का मेल होगा। अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन अर्थात दो व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन जो बनता है और ये अपने आप में परिपूर्ण कहलाया जाता है। जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र आदि। इन्हीं व्यंजन के कुछ उदाहरण तालिका के रूप में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप तालिका में देख रहे हैं। श, इनका योग हुआ क, श और आ के मेल से। उदाहरण क्षत्रिय। त्र, त, र और आ के योग से, अ के मेल से इनका व्यंजन बना और उदाहरण है पत्र। ज्ञ, ज और य आ के मेल से ज्ञ बना अर्थात ज्ञानी। श्र, श, र और आ के मेल से श्र बना अर्थात श्रमिक। जैसा कि अभी हमने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इन सब के बारे में पढ़ा, अब हम द्वित व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात वे व्यंजन जो एक साथ दो व्यंजनों का प्रयोग तो होता है, मगर एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन आधा होता है। देखें, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, मिट्टी, कच्चा, पक्का। एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हो रहा है, मगर एक व्यंजन आधा है और एक पूरा है, तो उसे द्वित व्यंजन का नाम दिया जाएगा। आगत स्वर अर्थात हिंदी भाषा में केवल हिंदी भाषा ही नहीं और भी अन्य बहुत सी भाषा आई हुई हैं और हिंदी जगत में वो विराजमान हो गई हैं, जैसा कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी। ये वो ध्वनियां, वो स्वर और वो भाषाएं हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी आसानी से बोलते हैं। जिनमें हम स्वरों का प्रयोग देते हैं उन्हें आगत स्वर कहा जाता है और जिसमें हम व्यंजनों का प्रयोग देखते हैं उन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। आगत अर्थात बाहर से आई हुई, अर्थात जो हिंदी परिवार की नहीं है मगर हिंदी परिवार में आकर सम्मिलित होकर हिंदी परिवार का ही एक अंग बन गई है। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, कॉपी, बॉल, कॉलेज, डॉक्टर आदि। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये शब्द आसानी से बोलते हैं और हमें लगता है ये हिंदी भाषा में से ही किसी एक के हैं, परंतु नहीं, ये वो शब्द हैं जो अंग्रेजी शब्दों के रूप में हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं। ऐसा ही आगत व्यंजन नुक्ता या निम्न बिंदु वाले व्यंजन आगत व्यंजन कहलाए जाते हैं। नुक्ता अर्थात ये वो शब्द होते हैं या वो बिंदु होता है जो ज्यादातर अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग होता है। जैसे जहाज। जहाज में अगर देखें तो
पहले ज को छोड़कर अंतिम ज के नीचे उस बिंदी का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे पढ़ेंगे जहाज, साफ, सफेद आदि। इन बिंदु अर्थात इस नुक्ते का एक अपना ही महत्व है। अगर इनका सही जगह प्रयोग नहीं किया जाए तो उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। जैसा कि आपने देखा, र जब र बिना स्वर के होता है अर्थात अधूरा होता है, तब वह बाद वाले व्यंजन के ऊपर जाकर लग जाता है। जैसे धर्म, धर्म में र अधूरा है अर्थात उसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए वो अंतिम यानी कि जो उसके साथ का व्यंजन होता है उसके ऊपर ही जाकर लग जाता है, जिसके अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। जब कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ संयुक्त होता है तो र उस व्यंजन के पैरों में इस रूप में लगाया जाता है, जैसे क्रम। अर्थात आप कहेंगे कब ऊपर आना है, कब नीचे आना है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर र और क दोनों ही अधूरे हैं, इनमें से कोई भी एक पूरा नहीं है, इसलिए र नीचे आया है। जबकि ऊपर वाले में आपने जब धर्म देखा था तो माँ के साथ ऑलरेडी व्यंजन जुड़ा हुआ था, जिसमें माँ के ऊपर आ गया। यहाँ पर कर्म में क अधूरा है और र भी अधूरा है, और इन दोनों को पूरा करने के लिए संयुक्त बनाकर इनके साथ हमने स्वर को जोड़ा है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: विक्रम, समुद्र, प्रकाश, व्रत, ग्रह आदि। इन सब में भी र का प्रयोग हम पैरों के नीचे हुआ है। ट और ड ये वो व्यंजन है जो स्वर रहित होने पर उनके साथ जब र का प्रयोग होता है तो वो भी उनके नीचे लिखा जाता है, जैसा कि ट्रक, ड्रम। स्वर रहित श और र के साथ जब मिलता है, अर्थात जैसा कि आपने देखा था जब हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, तब हमने श और र के मेल से श्र बनाया था और उसका उदाहरण श्रमिक दिया था। यही वो र है जब वो श के साथ मिलकर एक संयुक्त व्यंजन की छाप छोड़ता है। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन बनते हैं उसी प्रकार संयुक्त अक्षर भी बनते हैं, अर्थात जिस प्रकार स्वर और व्यंजन का आपने मेल देखा और उनके अधूरे होने पर स्वर ने आकर उनको पूरा किया, उसी प्रकार दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात संयुक्त अक्षर। दो अक्षर को एक साथ मिलाना, जैसे विद्या, विद्यालय, विद्वान, द्वार। अब ये देखेंगे इसमें भी एक व्यंजन अधूरा है और दूसरा व्यंजन पूरा है। अब आप कहेंगे द्वित व्यंजन में भी तो ऐसा ही हुआ था, उसमें भी एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन अधूरा था, मगर इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वर्ण अलग अलग हैं और द्वित व्यंजन में वर्ण एक ही थे। यही एक बहुत महीन सा इनमें अंतर है। अब जब अभी हमने वर्ण बनाने सीखे, जब हम इन वर्णों को अलग अलग करेंगे तो उन्हें वर्ण विच्छेद कहेंगे। शब्दों में से वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों के बारे में जानकारी देने के लिए ही हमने पूरा पाठ वर्ण विचार पढ़ा, जहां हम ये जान सके कि स्वरों और व्यंजनों के खेल से, उनके मेल से क्या अक्षर बनता है और क्या शब्द बनता है। अगर इन शब्दों को हम इनके वर्णों में विभाजित करें, अर्थात इनके टुकड़े किए जाएं, तो सबसे छोटा टुकड़ा अर्थात सबसे छोटी इकाई वर्ण ही कहलाती है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं हमने पूरे अध्याय में क्या पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक खंड ना हो वर्ण कहलाती है।
वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद स्वर और व्यंजन हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमने आज वर्ण विचार और वर्ण, स्वर, व्यंजन और इनके विच्छेद के बारे में जाना। आगे हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। आज धन्यवाद।